हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर रोज एक चक्कर लगाती है? और रोटी सेकने पर क्यों फूल जाती है? ऊंची जगहों पर दालों को पकने में ज्यादा समय क्यों लगता है? लोहे पर जंग कैसे लगता है? और प्याज काटने पर आखिर हमें आंसू क्यों आते हैं? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रही हमारे वीडियो में एंड तक। फैक्ट नंबर 5, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर रोज एक चक्कर लगाती है? निकोलस कोपरनिकस ने कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान को संस्थापक माना है। सन 1530 में कोपरनिकस ने अपनी रचना डी रिवोल्यूशनिबस पूरी की, जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर रोज एक चक्कर लगाती है और सूर्य का चक्कर लगाने में उसे 1 साल लगता है। फैक्ट नंबर 4, रोटी सेकने पर वो फूल क्यों जाती है? रोटी बनाने के लिए शुरू में जब पानी की सहायता से आटा गूंदा जाता है, तब गेहूं विद्यमान प्रोटीन एक लचीली परत बना लेती है, जिसे लासा या ग्लूटेन कहा जाता है। लासा या बोले तो गूंदे हुए आटे की विशेषता यह है कि वह अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है। इसी कारण आटा गूंदने के बाद फूला रहता है। रोटी को सेकने पर लासा में बंद कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है और चपाती के ऊपरी भाग को फुला देती है। रोटी के ऊपरी भाग को फुला देती है। जो भाग तवे के साथ चिपका होता है उसकी पपड़ी सी बन जाती है और हमें रोटी मिल जाती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से सेकने पर चपाती की दूसरी तरफ भी पपड़ी बन जाती है। इन दोनों पपड़ियों के बीच बंद कार्बन डाइऑक्साइड पूरी गैस और भाप चपाती की 2 अलग अलग परतें बना देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के लिए आटे में लासा की उपस्थिति आवश्यक है। गेहूं की चपाती खूब फूलती है, परंतु जौ, बाजरा, मक्का आदि की चपाती नहीं फूलती या कम फूलती है तथा इनमें परतें भी नहीं बनती, क्योंकि इन अनाजों में लासा की कमी होती है। फैक्ट नंबर 3, ऊंचे स्थानों पर दालों को पकने में ज़्यादा समय क्यों लगता है? जमीन से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब भी क्रमशः कम होता जाता है। दाब के साथ साथ द्रव के क्वथनांक में परिवर्तन होता है। द्रव का क्वथनांक दाब की वृद्धि के साथ बढ़ता है और दाब की कमी के साथ घटता है। यही कारण है कि ऊंचे स्थानों पर या पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाने से पानी 100 डिग्री से कम ताप पर ही उबलने लगता है और दाल पकने में ज़्यादा समय लगता है। फैक्ट नंबर 2, लोहे पर जंग कैसे लगता है? लोहे के चाकू, हथौड़े, पेंचकस या किसी अन्य औजार को किसी नमी वाले स्थान में कुछ दिन रख दिया जाए तो इन चीज़ों पर कत्थई या बोले तो ब्राउन रंग की एक परत जम जाती है। इसी को जंग लगना कहते हैं। जंग वास्तव में लोहे का ऑक्साइड है। जब लोहे के परमाणु ऑक्सीजन के संयोग कंबाइन करते हैं तो लोहे का ऑक्सीजन बनता है। लोहे से परमाणु का ऑक्सीजन से मिलना ऑक्सीजन क्रिया कहलाती है। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। सूखे स्थानों पर लोहा ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही लोहे के परमाणु धीरे धीरे ऑक्सीजन में मिलकर लोहे का ऑक्साइड बनाते रहते हैं और जंग लगने की क्रिया जारी रहती है। जब लोहे की वस्तु पर जंग लगना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे उस वस्तु की सारी सतह पर फैल जाता है। जंग पानी को सोखता है और यह पानी उस वस्तु के दूसरे हिस्सों के परमाणुओं को ऑक्साइड बनाने में मदद करता है। जंग लगने को रोकना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही है, क्योंकि लोहे की बनी मशीनें, रेलगाड़ी, मोटर, साइकिल, जहाज आदि हजारों चीजें जंग लगने के कारण बहुत जल्दी खराब हो जाती है। लोहे पर जंग लगने के कारण पेंट या प्लास्टिक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। इससे कुछ हद तक जंग को रोका जा सकता है। पेंट या प्लास्टिक की पतली परत के कारण लोहे के परमाणु पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, इसीलिए ऑक्सीजन लोहे से संयोग नहीं कर पाती और जंग नहीं लग पाता। फैक्ट नंबर 1, प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? अक्सर लोगों को प्याज काटने पर आंसू आते हैं। इसे रोना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्याज काटने का असर हमारी संवेदनाओं पर नहीं पड़ता। ये तो मात्र एक मामूली सी प्रक्रिया है जो प्याज में मौजूद थियोप्रोपनॉल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। दरअसल प्याज के इस तत्व में तीखा स्वाद और अप्रिय महक पाई जाती है, जो प्याज के कटने के साथ हवा बनकर उड़ने लगती है। और जैसे ही इस हवा का संपर्क हमारी आंखों से होता है, वो आंखों में जलन पैदा कर देता है और आंखों में तेज जलन के कारण या बोले तो संवेदनशीलता के कारण आंखों में आंसू आने लगते हैं।